वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 2 रबीउल थानी 1445 हिजरी, अक्टूबर की 18 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा एंड यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस वंडरफुल वेडनेसडे। आज जो है वो सीन ये है कि वही जो सुबह मौसम का हाल में बताता हूँ, और वो ये है कि आज जब मैं सुबह मुंह धो के बाहर निकला अलग सुबह अपने वॉशरूम से, तो मैंने फील किया कि थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील हुआ और इसका मतलब ये कि कुछ मौसम में तब्दीली हुई। फिर मैंने जब मैं अपने वॉक करने जा रहा था तो मैं अपना वेदर विजेट जो है वो निकाला और मैंने चेक किया तो वाकई जी नॉर्थ से हवा जो है वो ब्लो कर रही थी। इसका मतलब ये कि या कराची में भी कुछ सर्दी का कुछ आमद है, बट कराची की सर्दी वो बड़ी माइल्ड सी सर्दी होती है, लेकिन जो भी है बाहर सर्दी तो होती है, लेकिन वो जो हवा का रुख बदलता है उसका इम्पैक्ट ये होता है कि इवन दो द नाइट्स एंड द मॉर्निंग्स बिकम वेरी प्लेजेंट, लेकिन दोपहर में जो है वो काफी गर्मी हो जाती है और अभी कुछ ऐसे ही सीन जो है ना वो होने वाला है और इट इज गोइंग टू बी इन द हाई 30s इन द आफ्टरनून। बट बहरहाल या आई थिंक ये भी मौसम के तगय्युरात हैं और यही अल्लाह का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है, और अगर ये चलता रहता है तो उसका मतलब ये दैट चीजें जो हैं वो ठीक चल रही हैं। सो बहरहाल ये है वो यार थोड़ा सा लेट आगाज आज भी, उसके लिए माजरत ख्वाह हूं मैं। जल्दी जल्दी आप लोग को एक्नॉलेज करता चलूं, वो तमाम दोस्त जो कि प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर with the hashtag sunrise with adil, और जैसे ही मैंने अभी अपनी टाइमलाइन पे जो है वो लॉग इन किया है उसमें मुझे पहला ट्वीट ऊपर नजर आ रहा है। हेलो सर, रिजवान आराई, स्कूल जाते हुए आपका शो सुनते हैं। अब्दुल्ला ताहिर पूछ रहा है कि आपकी आवाज एक 25 साल के लड़के जैसी लगती है। तो मैं 25 साल का ही तो हूँ। अब्दुल्ला क्या समझ रहा है कि मैं कोई क्या 43 इयर्स का हूँ क्या? कम ऑन अब्दुल्ला मैन। बट बहरहाल चलें जी, काफी सारे लोग वैसे ये बात बोलते हैं कि मेरी आवाज में अभी भी थोड़ी सी नौजवानी है, यानी कभी लोग मुझसे मिलते हैं तो काफी डिसअपॉइंट होते हैं इस चक्कर में कि यार हम तो समझ रहे थे कोई यंग से लड़के से मिल रहे होंगे, आप तो काफी ज़ईफ से आदमी हैं। सो अब क्या कर सकते हैं, यही भाई, अब चलो कुछ तो जवान है। आगे बढ़ते हैं जी, और एक और मैसेज आया, चलें बच्चों का मैसेज पढ़ लेते हैं। सारिम लाखानी अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं, मस्ट बी ऑन हिज वे टू स्कूल, सो हेलो टू यू। एंड अमीन लाखानी ने जो है वो हेलो भेजा है आपको, थैंक यू सो मच। चलें जी, अभी मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, एक और मैसेज आया, बर्थडे विश भी कर देते हैं, और बर्थडे विश ये है, अदील भाई प्लीज विश हैप्पी बर्थडे टू माय डियर नीस इज़ा आसिम खान. She will be on her way to the school. If you could wish her before 7:45 a.m. Thanks, Adnan. Well, Iza Asim, if you are listening to me, happy birthday to you, and from Adnan and from Adil uncle as well. So, wishing you a wonderful day ahead. चलो जी, great. और क्या सीन है, अरे वाह जबरदस्त। देखा अताउर रहमान साहब की नजर भी जो है ना वो मौसम के इन तगय्युरात पे रहती है। कहते हैं विंड डायरेक्शन इन कराची चेंज टुडे इंडिकेटिंग द चेंज ऑफ वेदर। बिल्कुल जी, नॉर्थ ईस्ट से जो है वो हवा ब्लो कर रही है इस वक्त कराची में। कम हवा है, बहुत ज्यादा नहीं है, और उसका जो यहाँ एक एडवांटेज और जो होता है जो मैंने मेंशन नहीं किया वो ये होता है कि ह्यूमिडिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो आज सुबह जो ह्यूमिडिटी थी वाज जस्ट 64%, तो या जस्ट 64%। सो ये है सिलसिला। और क्या सीन है, खिलजी साहब के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। कहते हैं फ्रॉम द मूवी टेकन 2008 स्टारिंग लियाम नीसन, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवी लाइन्स, I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you, I don't have the money. ये से बड़ी line थी. What I do have are a very particular set of skills. The skills I have acquired over a very long career. Skills that make me nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that will be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I'll look for you, I'll find you, and I'll kill you. ओए होए क्या लाइन थी यार ये लियाम नीसन। आई थिंक लियाम नीसन के करियर की ये जबरदस्त फिल्म बंदा जो है ना वो करके चला गया। और इसके ऊपर आपको पता टेकन के इन्होंने और भी पार्ट्स बनाए थे, लेकिन वो जो टेकन का पार्ट 1 था ना वो फिर वो मैच नहीं होता किसी से। सर क्या बात है, मुझे नहीं पता कि आपने ये लाइन रहमान खिलजी साहब किसके हवाले से बोली है, लेकिन फिर भी बहरहाल बोली है आपने, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड देन क्या सीन है जनाबे वाला,
अच्छा जी, हाँ देखिए जी, कल रात आप लोगों को अंदाजा होगा, कल रात वाकई मैं एक बहुत ही बोझल दिल के साथ और बहुत ही अफसोस के साथ जो है वो सो रहा था, बिकॉज सोने गया था, बिकॉज मेरे सोने से पहले ही जो है ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि गजा के उस एंग्लिकन हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल पे जो है वो हमला हुआ है जिसका नाम अल अहली हॉस्पिटल था, और उसमें अभी जो डेथ टोल है कहते हैं अराउंड 700 पीपल हैव डाइड, मेनी ऑफ देम चिल्ड्रन. वो मरीज नहीं थे, मरीज जो एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, इनका इलाज चल रहा था, उसके साथ साथ आम शहरी भी थे जिन्होंने पनाह ली हुई थी, बिकॉज सबका यही ख्याल था और सबको ये लग रहा था कि ये वहशी इसराइली इतने तो जानवर नहीं बनेंगे कि एक अस्पताल पे भी हमला करेंगे. लेकिन आपने कल ये देखा कि खौफनाक रॉकेट अटैक हुआ है जिसमें बड़ी तादाद में जो है वो मासूम लोग शहीद हुए हैं, और मेरे ख्याल से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का जो है ये टर्निंग पॉइंट था. यानी अगर अब भी हम मुसलमानों की और अरबों की और हुकूमतों की गैरत नहीं जागी यार, कसम से कब जागेगी यार. यानी वाकई, यानी अब ये इतने बेशरम हुक्मरान हमारे मुसलमानों के हो गए हैं यार. खैर एनीवे, एक रिएक्शन तो अभी सामने आया, बिकॉज आपको पता है ये मामला जो है वो रात में हुआ, और रात में ये मामला होने के बाद अब जरा कुछ मुल्कों के तो फौरन रिएक्शन आ गए थे. अमरीकी सदर जो बाइडन जो है वो मिडल ईस्ट का दौरा अपना शुरू कर रहा है, और सबसे पहले आज वो पहुंचेगा इसराइल. और जॉर्डन ने कल ये ऐलान कर दिया है दैट दे आर नॉट मीटिंग जो बाइडन, उन्होंने जो बाइडन से मिलने से इनकार कर दिया है. फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास, उसने भी कह दिया है, वो खैर वो भी असल फसाद की जड़ तो ये महमूद अब्बास था जाहिर है, लेकिन खैर एनीवे इनके आपसी फड्डों ने भी तो फलस्तीनियों का बड़ा नुकसान पहुंचाया, और उसमें महमूद अब्बास जाहिर है आपको पता है कि इज वेरी मच बैक्ड बाय द अमेरिकन्स एंड ऑल. इसने कहा है कि जी मैं भी जो बाइडन से जो है वो नहीं मिलने वाला हूँ. और खामनई साहब का मैं सुबह बयान पढ़ रहा था, उन्होंने भी काफ़ी सख्त बयान इस हवाले से दिया है, और देखते हैं. बट सबकी नज़रें जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरेबिया की तरफ हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो एक्चुअली क्या करने वाला है. दैट रिमेन्स टू बी सीन कि इस पे मोहम्मद बिन सलमान का रिएक्शन क्या आएगा. पाकिस्तान तो खैर किसी खाते में आता ही नहीं है. पाकिस्तान तो बिल्कुल अपने आप को, खुदा की कसम, हमने तो एक तो होता ना हम फ्रिंजेस पे होते हैं, हमने तो अपने आप को पता नहीं फ्रिंजेस से निकालो, दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत. अरे छोड़ो यार, अपने आप को तो हमने फ्रिंजेस से भी कोई 25-30 किलोमीटर दूर कर दिया. यानी हमें तो कोई देखता भी नहीं है यार, इस लेवल पे लाके हमने बैठा दिया. अरे पर्सनालिटीज की स्ट्रेंथ से ये चीजें होती हैं. अब काकड़ साहब को कोई थोड़ी देखेगा कि काकड़ साहब वाह जी वाह. चाइना ने आपको पता ना वही मीटिंग भी कैंसिल कर दी उनके साथ. लेकिन खैर एनीवे, अब जो है सो है. लेकिन बहुत अफसोसनाक ये कल वाकया हुआ है, और इसराइलियों का ज़ाहिर रिएक्शन इसमें आ गया, और ये एक्सपेक्टेड था. इसराइली सबसे पहले इसको बोल देंगे कि यार ये तो इन्होंने खुद हमला किया है. उन्होंने इस्लामी जिहाद नामी तंजीम पे इल्ज़ाम लगाया है. वो ये कहते हैं कि जी इस्लामी जिहाद ने एक रॉकेट फायर किया जो कि मिसडायरेक्ट हुआ, जिसकी वजह से ये इशू हुआ है, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है. तमाम जो आई विटनेसेस हैं वो ये कहते हैं कि धमाके से थोड़ी देर पहले कुछ इसराइली जहाज़ जो हैं वो फ्लाई करते हुए, एयरफोर्स के जहाज़ फ्लाई करते हुए वहाँ पे नज़र आ रहे थे. रिलेंटलेस बॉम्बिंग कर रहा है इसराइल, रिलेंटलेस बॉम्बिंग. और उसमें जो है उन्होंने कल रात में ये हमला बनाया. जाहिर है इसराइल को, अभी भी मैं ट्विटर पे देख रहा था, बहुत सारे वेस्टर्नर्स जो वहाँ पे कमेंट कर रहे थे, वो इसराइल को डिफेंड कर रहे थे, और वो इसराइल की गवर्नमेंट की इस लाइन को टो कर रहे थे कि ये बेसिकली जो हुआ है हमला, ये इस्लामी जिहाद या किसी फ़लस्तीनी तंजीम नहीं किया है. लेकिन बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और वही बात है कि या वी आर लुकिंग एट द रिएक्शन. आज का दिन रिएक्शन इसके आते हैं. आज जो बाइडन भी वहाँ पहुँच रहा है, और देखते हैं उसका रिस्पॉन्स क्या आता है. लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, वो ये कि इजराइल विल फील द प्रेशर वो ज़रूर फील करेगा इस चीज़ के हवाले से. और लेट्स सी, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी लिहाज से. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. अभी हम एक छोटे से ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. अली आहान आसिफ का मैसेज आया है, कहते हैं हेलो अदिल अंकल, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम माई स्कूल दे वॉच योर शो. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अली आहान, अली आयान कहने वाला हूँ बार बार, लेकिन अली आहान आसिफ, थैंक यू सो मच. और अली के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग माई शो और मे बी लिसनिंग टू माई शो. बट बहरहाल जी, फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो, इन हाउ मेनी डेज do the international oil prices impact the fuel prices in Pakistan? I'm not talking about the government policy of announcement. Please reply. यार आप प्लीज रिप्लाई नहीं भी लगते हैं, मैं रिप्लाई कर देता हूँ. देखिए इसका एक टाइम लैग जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जैसे अगर आप अभी
इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो देखने जा रहे होंगे. तो आप इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जब देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि नवंबर के अब तो दिसंबर के सौदों की बात हो रही होगी कि जी एक टाइम लैग होता है. आप ऑयल को बाय करते हैं और फिर उसको जो है वो खरीदते हैं और फिर वो टैंकरों में आता है, फिर लद के आपके टर्मिनल्स पे आता है, वहाँ से रिफाइनरी में जाता है. तो देयर ऑफ कोर्स इज अ टाइम लैग जो कि तकरीबन महीना 1.5 महीने का जो है वो होता है. डिपेंड करता है, कुछ मुल्कों में कम भी होता है, ज़ाहिर है. इट डिपेंड्स कि ऑयल की मार्केट से जहाँ से आप खरीद रहे हैं वहाँ से कितना करीब से जो है वो ऑयल आपके पास आ रहा है. लेकिन जनरली जो मुझे बज़ाहिर चीज़ लगती है वो ये कि हमारे आम तौर से रियल टाइम ही जो है इस डिसीजन जो है वो लिया जा रहा होता है. एंड या उसी की बुनियाद पे आप देखिए कि जो इस वक्त फैसले हो रहे होते हैं कि इस वक्त ऑयल प्राइसेस जो हैं वो क्या हैं. सो हम फॉर आर्ग्यूमेंट से कि अज्यूम कर लेते हैं कि अमूमन आम तौर से रियल टाइम पे जो है ये डिसीजंस जो हैं वो लिए जा रहे होते हैं, वरना आपको अभी ऑयल प्राइस का इतना बड़ा बेनिफिट नहीं मिलता जो हमारी हुकूमत ने जो है वो इस वक्त आपको दिया है. बट नेवरदलेस ऑयल प्राइसेस के हवाले से जो बुरी खबर आ रही है वो ये आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑयल प्राइस में स्पेशली कल रात के गज़ा में जो इसराइल ने ये वहशियाना हमला किया है उसके बाद से एक बार फिर से ऑयल प्राइसेस में इजाफा हुआ. इवन दो एक मौके पे कल ऑयल प्राइस $85 पे पहुंच गई थी, लेकिन ओवरनाइट वो बढ़ के अभी $89 के आसपास पहुंच गई है. बिकॉज डर ये लग रहा है कि कहीं इसराइल के इस हमले के बाद ये तमाम मामला जो है वो एस्केलेट ना हो जाए और ये जो सिचुएशन है ये हाथों से बाहर ना निकल जाए. तो इस वजह से ऑयल की जो सप्लाई रूट्स हैं वो भी डिसरप्ट हो सकते हैं. सो आने वाले जो फ्यूचर के सौदे हैं उनमें कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं. अच्छा जी, इसके अलावा फ़हीम अली खान साहब का मैसेज आया. अच्छा माशाल्लाह, कुरान की बड़ी खूबसूरत आपने आयात जो हैं वो शेयर की हैं. सूरह रहमान की आयत नंबर 26 और 27. कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजूहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम. क्या बात है कि जमीन में जो कुछ है सब फना होने वाला है, सिर्फ तुम्हारे रब की इज्जत और अजमत वाली जात बाकी रहने वाली है. अब पता है क्या, कल हम हकीम मोहम्मद सईद साहब का जिक्र कर रहे थे और हकीम साहब का जिक्र करते हुए मैं एक बात जो आम तौर से बताता हूँ जो कल मेरे जहन से शायद निकल गई और आपने इत्तेफाक से आज सूरह रहमान की आयत शेयर की है. सो हमारे सूरह रहमान की को याद करना उसके तर्जुमे के साथ ये हमारे करिकुलम का हिस्सा हुआ करती थी. तो सूरह रहमान हमारे जो है वो बचपन की बड़ी खूबसूरत यादों में से है और आई एम वेरी इमोशनली अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर सूरा बिकॉज हमारे यहाँ क्या हुआ करता था कि हमें हर हफ्ते एक लेसन मिला करता था इसका. सो वो डिफरेंट पेजेस में सूरह रहमान कोई आई थिंक कोई 15 या 16 लेसन्स में या उसको जो है वो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ होता था और उसमें जो है वो ऊपर सूरह रहमान वो आयत लिखी हुई होती थी, 2 या 3 आयतें, फिर उसके बाद उसका तर्जुमा होता था और फिर उसके बाद उसकी तफसीर होती थी. तो अभी भी सूरह रहमान की मैं कोई आयत सुन रहा होता हूँ तो उसका तर्जुमा जो है वो मेरे जहन में चलना शुरू हो जाता है. कुल्लु मन अलैहा फान. हमारे वालिद साहब की जहाँ मदफून है, जहाँ उनका इंतकाल हुआ है, उनके बराबर में एक कब्र है जिसके कतबे पे जो है वो ये आयत लिखी हुई है. इवन दो कहा यह जाता है कि जी कतबों में और जो एफिटेट होते हैं उसमें इस तरह की बातें नहीं, कुरान की आयत वगैरह नहीं लिखनी चाहिए बिकॉज अक्सर बेअदबी हो रही होती है उन चीज़ों की, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए. सो बहरहाल चलें जी, थैंक यू सो मच फाइन फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल आयत विद अस. ओके, देन वी हैव गॉट अब्दुल रज़ाक साहब. वो कहते हैं जी, कैथरीन डॉल्टन हैज बीन अनाउंस्ड एज द न्यू बॉलिंग कोच फॉर मुल्तान सुल्तान इन PSL. Fast bowling coach, right? The former Irish cricketer became the first female coach in PSL history and the first female fast bowling coach in men's cricket history. बहुत interesting announcement आई है और मुल्तान सुल्तान जो है वो एक बड़ी दिलचस्प फ्रेंचाइज है, काफ़ी प्रोफेशनली मैनेज जो है ये फ्रेंचाइज है और इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुई. आप जानते हैं कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिसमें इस फ्रेंचाइज के जो ओनर हैं आलमगीर तरीन, वो ही डाइड फ्यू मंथ्स बैक. फिर उसके बाद अली तरीन नाव जो जहांगीर तरीन साहब, आपको पता है कि विजनरी लीडर पाकिस्तान के जहांगीर तरीन, अभी फर्रुख हबीब ने तो हमें यही बताया परसों, विजनरी आदमी है बहुत. उनके साहबजादे अली जो हैं वो अब इस फ्रेंचाइज को देख रहे हैं और उनके आने के बाद जो है वो इस फ्रेंचाइज में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने ऐसा लग रहा है कि अपनी पूरी टीम जो है वो एक बार फिर से इन्होंने बनाई है और कुछ लोग छोड़ के चले गए और कुछ लोग जो हैं वो उसकी जगह उन्होंने हायर किया है. बिकॉज थोड़े दिनों पहले अगर आपको याद हो तो हैदर अजहर जो है उन्होंने छोड़ दिया था मुल्तान सुल्तान को
और हैदर अजहर ने जब मुल्तान सुल्तान को छोड़ा था तो फिर उन्होंने कराची किंग्स जो है वो ज्वाइन कर लिया था. और उसमें अब हुआ यही कि इन्होंने उसकी जगह हिजाब जाहिद एक होती हैं, आई थिंक कमेंट्री वगैरह भी कर चुके हैं, कुछ टीवी प्रोग्राम वगैरह भी होस्ट किए, उनको उन्होंने उसकी जगह प्लेस कर दिया था. लेकिन बहरहाल जी ये इन्होंने इंटरेस्टिंग जो है वो इस वक्त अपॉइंटमेंट की है. कैथरीन डाल्टन जिनका ताल्लुक जो है वो आयरलैंड से है, वो उनकी फास्ट बॉलिंग कोच बन गई हैं. यार वैसे मैं उस वक्त कल ये सुन रहा था तो मैंने कहा यार शुक्र है रिजवान फास्ट बॉलिंग नहीं करता. रिजवान अगर फास्ट बॉलिंग करता और कोच खातून हो जाती तो उसको कितना मसला होना जाता. लेकिन बहरहाल जी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन बाय मुल्तान सुल्तान. तहसीन अमजद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा एफएम आरजे इमरान हसन मानीज मदर पास्ड अवे. अरे वेरी सॉरी टू हियर दैट एंड थैंक यू तहसीन फॉर लेटिंग मी नो. आई विल डेफिनेटली मैसेज मानी उनसे कॉन्डोलेंस के लिए. अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन. अब्दुल रज़ाक कहते हैं सदर ट्रंप के 2020 के इंतखाबात को मुबैना तौर पर मुतनाज़े बनाने के मुकदमे की समाअत करने वाली जज टानिया चुटकन ने ट्रंप को प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकला और अदालत के खिलाफ धमकी आमेज जबान इस्तेमाल करने से रोक दिया है. अदालती इस्तिलाह में इस किस्म के हुक्म को गैग ऑर्डर कहा जाता है. जी हाँ बिल्कुल, ट्रंप के खिलाफ एक लिमिटेड गैग ऑर्डर जो है वो इन्होंने इशू किया है. यानी देखें यार, आप देखेंगे दबाना चाह रहे हैं. यानी अमेरिका में बड़ा हैरान हो रहा था यार कि अमेरिका जहाँ पे फ्री स्पीच जो है वो उनका बुनियादी हक माना जाता है और उसको बहुत वैल्यू करते हैं फ्री स्पीच, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच पे पाबंदी लगाई जा रही है कि वो जो उसके मुकदमे से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं यानी जो सरकारी वकील है, इसके अलावा जो अदालत हैं, जो जज हैं, उसके खिलाफ ये कोई भी सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट नहीं कर सकते, कोई भी बयान नहीं दे सकते. जो खातून है तानिया चुटकन जो कि बहुत ज्यादा शदीद डेमोक्रेट हैं, बराक ओबामा की अपॉइंटमेंट है. डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत इंपॉर्टेंट केस जो है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप जानते हैं इस केस में चल रही है, उसको वो सुन रही हैं. यानी इसको सजा मिल सकती है, डोनाल्ड ट्रंप को जेल जा सकता है ये इस केस के ऊपर. इंतखाबात के नताइज को मुतनाज़ा बनाने के लिए, इंतखाबात के नताइज को बदलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो एफर्ट की थी 2020 में उस हवाले से उन्होंने गैग ऑर्डर जारी किया है. ट्रंप इस तरह के बयान नहीं दे सकता. अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा पता नहीं अब इस पर बयान भी दे सकते हैं नहीं दे सकते, लेकिन खैर नहीं. साकिब शान साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू रुमान रईस हु प्लेड 9 ODIs and 8 T20s फॉर पाकिस्तान, कुड हैव कंट्रीब्यूटेड मोर बट इंजरी. या वेरी अनफॉर्चुनेट रहा इनका जी रुमान रईस का, और अपनी इंजरी की वजह से जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए. बट ही वाज अ गुड बॉलर नो डाउट, बहुत कंट्रोल लाइन के साथ बॉलिंग करते थे. खैर बॉलिंग अभी भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में अब जगह बनाना जरा उनके लिए मुश्किल हो गया है. जवेद कहते हैं जिम जॉर्डन लूजेस फर्स्ट वोट फॉर द हाउस स्पीकर एंड एमिड GOP डिफेक्शंस. जी बिल्कुल, अमेरिका में लोअर हाउस के स्पीकर के लिए इंतखाबात में मसले हो रहे हैं. पहला वोट जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के जो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर माने जाते हैं जिम जॉर्डन, वो हार गए हैं. और इसका बैकग्राउंड अगर आपको याद हो, केविन मैकार्थी के हवाले से हमने बात की थी पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते पहले, कि उनको अपनी पोजीशन जो है वो छोड़नी पड़ी थी. और अब जो है वो इनकी पार्टी तलाश में है कि किसी तरह कोई बंदा इनको मिल जाए जिससे ये उसको उसका स्पीकर बना सके. रिमेंबर, अमेरिका की जो गवर्नमेंट की जो बेसिकली मैं बोलूंगा कि इनका जो लेजिस्लेचर है या उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन ये मानी जाती है द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, व्हिच इज द लोअर हाउस ऑफ देयर कांग्रेस. ओके, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं वन ऑस्ट्रियन बिजनेस क्लेम टू हैव डेवलप्ड अ सिस्टम टू सॉल्व द इशू एंड टू लेसन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ aircraft turbulence by monitoring, forecasting and managing choppiness with a mix of sensors, lidar, okay, and flight control software. All right, zabardast, that is great. Turbulence, yeah. Turbulence भी एक फिल्म बनी थी, याद होगा शायद आपको. लेकिन खैर चलें जी, अभी आपको जो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, उसके बाद अब एक गाना सुनते हैं और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, 51:07 is the time in Vital Signs. What is song? दो पल का ये जीवन है. और उनके बिल्कुल Vital Signs के अपने भी शुरू के गानों में से एक गाना, बहुत अच्छा गाना. आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा. एंड फैसल मुकीद कहते हैं वन ऑफ द इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स व्हाइल ग्रोइंग अप. यस इंडीड. और इसके अलावा जनाबे वाला अदील कमर भी कहते हैं ओए होए व्हाट अ सॉन्ग. इसके अलावा आप कहते हैं कि डेडिकेट दिस लाइन टू माय फेवरेट पॉलिटिकल लीडर, हारोगे
तभी तुमको मजा आएगा जीत का. वैसे ये लाइन बड़ी प्यारी लगती है मुझे, हारोगे तभी तुमको मजा आएगा जीत का. वाकई यार, अल्लाह ताला, कभी कल ही गुफ्तगू चल रही थी किसी जगह पे मेरी, और वो यही बात हो रही थी कि व्हाई डज बुराई एग्जिस्ट, अल्लाह ताला बुराई को क्यों एग्जिस्ट करने देता है जबकि वो तो इतना रहीम है. तो मैं यही कहता हूँ, मैंने इसका यही जवाब समझ में आता है कि बुराई अगर नहीं होगी तो फिर हमें अच्छाई कैसे पता चलेगी. तो बहरहाल चलें जी. अदील भाई, saw your last night video and your reaction on Jensen wicket. यार वैसे वाकई दिल से मैं चाह रहा था कि साउथ अफ्रीका ना कल का मैच हार जाए, बिकॉज पूरी उन्होंने ना ये पिछले 2 मैचेस के जो रिजल्ट आए ना, इससे पूरा टूर्नामेंट खराब हो गया, पूरा टूर्नामेंट खराब हो गया इसमें. स्पेशली जो हमारी जैसी जो चिल्लर के तौर से टीम है, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम है ना. अब देखो इंडिया तो बदमाशों की तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा ना, और न्यूजीलैंड आराम से पहुंच जाएगा. ये हम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आपस में लड़ रहे होंगे ना एकदम वैश्यों की तरह, तू पहुंचेगा. ये मैचेस के रिजल्ट जो है ना, ये बहुत काम आने वाले हैं आगे चल के. सो बहरहाल जी, क्या सीन है. रेहान अलवी साहब कहते हैं यार लवली सॉन्ग, वेरी इमोशनल, स्पेशली द लास्ट स्टेंजा. क्या बात है. सुनैब खानजादा कहते हैं ब्रो तबीयत, यार तबीयत पता नहीं, वैसे तो ठीक है यार, लेकिन ये इस बार जो है ना, ये बलगम वाली जो कैफियत है ना, वो काफी चल गई है, काफी लंबी खिंच गई है ये. और वरना 3-4 दिन में मैं नॉर्मल हो जाता हूँ. इस बार कोई स्पेशल हाई कैटेगरी, कोई स्पेशल यार हमने कितनी टर्मिनोलॉजी सीखी थी वायरस के हवाले से, याद है. और कोई एक स्पेशल किस्म का जो है ना वो आया है, वायरस इस बार आया है. बट चलें जी आगे बढ़ते हैं. आज के अखबारात पे भी जो है हमें नजर डालनी है, ज़ाहिर है. फिर खेलों के हवाले से ही बात करेंगे. आज खेलों में ज़ाहिर है हम कल के अपसेट की भी बात करेंगे, और पाकिस्तानी फुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ा दिन कल था. अभी मेरे पास मैसेज भी आया हुआ है 2 बच्चों का, जिन्होंने बताया कि वो एक्चुअली कल मैच देखने गए हुए थे. साइम एंड साद का मैसेज आया हुआ है. हेलो अदिल अंकल, वी वेंट टू द फुटबॉल मैच एंड माशाल्लाह पाकिस्तान वन द मैच फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. यार वैसे वाकई यार सीरियसली, आई मीन जस्ट पुट दैट थिंग इन कॉन्टेक्स्ट. पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की अपनी तारीख का पहला मैच जो है ना वो जीता है यार. अमेजिंग अमेजिंग, सोचें आप यार क्या सीन है. ओके जी, फहीम अली खान भी कहते हैं ब्रो ब्रिलियंट सॉन्ग. क्या बात है. अब्दुल्ला आपको थैंक्स बोल रहा है. रिजवान ठीक है, जबरदस्त. 90s की याद आ गई. उमे एमन का कहना है. पीर जहीर साहब का भी कहना है वाह क्या गाना है. ओके जी. जाहिदा शाहीन कहती है आपको क्या लगता है इमरान खान को वाकई रिहा कर दिया जाएगा. मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा. आपको ऐसा क्यों लगता है. इसके अलावा मोहम्मद सरोश आलम कहते हैं yesterday there was a news where a Noon League mid-tier leader was telling workers that it's a guarantee that those who get to Lahore to receive Nawaz Sharif on 21st वो बगैर हिसाब सीधा जन्नत में जाएगा. कौन सा नशा करते हैं ये लोग. नहीं बेचारे नशा वशा कहाँ करते हैं लोग यार, बस थोड़ा लस्सी ओवरडोज होती है और कुछ भी नहीं है. बाकी हो सकता है कि उसके जहन में ये बात हो. ये कोई नून लीग का कोई छोटा मोटा सा ऐसे लीडर था, जो आपने वीडियो देखा होगा कल, क्लिप काफी पॉपुलर हो रहा था. वो कह रहा था जी जो भी मियां साहब इस्तेकबाल करने जाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा. बेसिकली वो बता ये रहे हैं कि मियां साहब ने एक बहुत बड़ा घर बनाया है, उसका नाम है जन्नत. वो ये बात कर रहे हैं. वरना यार इतनी कोई घटिया बात तो कोई अहमक भी नहीं कर सकता. वो कर सकते हैं नून लीग वाले, लेकिन ये तो बहुत ही कोई फजूल बात थी यार. तो वो हो सकता है उन्होंने एक प्रॉपर्टी बनाई हो जन्नत रेजिडेंस के नाम से. इत्तेफाक बिल्डर्स प्रेजेंट जन्नत रेजिडेंस. वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मियां साहब का जिस तरह वो मोटरसाइकिलें बांट रहे हैं और सब कर रहे हैं, तो अब हो सकता है कि उनको जन्नत रेजिडेंस में कोई प्लॉट व्लॉट भी देते हैं वो. वरना इसके अलावा तो मुझे और कोई बात समझ में आती नहीं है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. अब ये सीन है कि हम बढ़ रहे हैं इस वक्त आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों की जानिब. और ज़ाहिर है इसराइल की कल वहशियाना बमबारी उस अल आहली अस्पताल में. आज तमाम अखबारात की जो है वो शह सुर्खी है. डॉन का लिखना है इनह्यूमेन इजराइल किल हंड्रेड्स ऑन इन स्ट्राइक ऑन हॉस्पिटल. 3 days of mourning in Palestine. Biden to visit Israel today. Aid yet to arrive in Gaza as Rafah crossing remains shut. प्रोग्राम में आज आगे चल के हम रफा क्रॉसिंग के हवाले से भी बात करेंगे. और क्या सिलसिला है जी. एक्सप्रेस और डॉन तीनों की आज यही लीड है. ईरान का ये कहना है कि जंगी जराइम बंद ना हुए तो कार्रवाई की जाएगी. गजा जंगबंदी की रूसी करारदाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस ने वीटो कर दी है. और सदर फलस्तीन सदर कहना है कि ये एक जेनोसाइड है. आगे बढ़ते हैं जी. क्या है खबर. कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं गजा में जानी नुकसान पर इजहार तशवीश, फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे.
ओके, जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग माफिया और कार्टल के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तक़वियत दी जाएगी. गैर कानूनी तारीक वतन की महफूज वापसी के लिए सहूलत फराम की जा रही है. इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन से अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात हुई. तिजारत, दिफा और दीगर शुबों में ताउन बढ़ाने का अज़म. आप जानते हैं कि बीजिंग में कॉन्फ्रेंस हो रही है. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल मुकम्मल होने पर यह कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें काकड़ जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पाकिस्तान की. और वहाँ पे उनका कल उनको वेलकम किया शी जिनपिंग ने. और उनकी व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई है. मुझे नहीं पता कितनी तवील ये मुलाकात हुई, लेकिन उसमें इतनी सारी बातें हो गई. तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ तो टाइम दिया होगा पुतिन ने इनको. अच्छा जी, जंग के तज्ज़ियेकार क्या कहते हैं? ताकतवर हलकों के दरवाजे पर दस्तक, इमरान ने मुज़ाकरात का दरवाजा खोल लिया. वाह यार, जबरदस्त. इमरान खान ने मुज़ाकरात का दरवाजा खोला है. ओके, ये मैं बेसिकली जंग की खबर है, तो आप सोच सकते हैं. अच्छा जी, और क्या सीन है? सरकारी नौकरों की पेंशन में बड़ी तब्दीलियों की तजावीज़, फौजियों को इससे तमाम इस्तिस्ना दे दिया गया है. पेंशन आखिरी तनख्वाह के बजाय आखिरी 3 बरसों की तनख्वाहों की बुनियाद पर इकट्ठी की जाए. वजारत खजाना की फॉर्मूला बदलने की तजवीज़. रिटायरमेंट के वक्त जो 35% रकम यकमुश दी जाती है उसे कम करके 25% कर दिया जाएगा. ओके जी, साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर जो है वो फर्द जुर्म कर आयद नहीं हो सकी. और क्या सिलसिला है जनाब? कराची में जमीन का हुसूल यकसा सलूक के लिए बहरिया टाउन की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त. अच्छा, बहरिया टाउन में जो उसके मालिक हैं मलिक रियाज हुसैन, उनके वकील के थ्रू उन्होंने जो है वो एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें वो कहते ये हैं कि भाई हमने तो इतने पैसे दिए थे इस जमीन के लिए, बाकियों ने तो चवन्नियाँ दी हैं जमीन लेने के लिए, तो हमारे साथ जो है ये इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए. बेसिकली वो कहना ये है उनका कि जी हमें जो ये 460 अरब रुपए का एक हमें अमाउंट पे करना था हुकूमत को, हम वो देने से कासिर हैं, हम वो पैसे नहीं पे कर सकते. सो हम पे जो है वो रहम किया जाए. ओके जी, और क्या सिलसिला है? एक्सप्रेस ने अपनी खबर छापी है. साइफर, चेयरमैन पीटीआई ने फौजी हाई कमान के खिलाफ टारगेटेड प्लान किया. आजम खान, मामले ने हमारे राब्ता सिस्टम को नुकसान पहुंचाया. असद मजीद, चालान में 28 गवाह जो हैं वो शामिल किए गए हैं. ओके, और क्या सिलसिला है जी? एक्सपोर्टर्स को खुफिया तौर पर गैस की कीमतों में 44% सब्सिडी की तजवीज़. काबीना के फैसलों और IMF के मुआहिदों के खिलाफ वर्जी है. वजारत खजाना ने मुखालफत कर दी. ओके, और अडियाला जेल, इमरान खान के सेल में तोसी कर दी गई. ये लिखना है एक अखबार का. और ठीक है, चलें जी, अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं एक टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे उसके बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, अब बात करते हैं खेलों के हवाले से. लेट अस स्टार्ट विद फुटबॉल. फुटबॉल में कल एक बहुत बड़ा दिन पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान की फुटबॉल टीम तकरीबन कोई 5 साल के वक्फे के बाद कोई मैच जीतने में कामयाब हुई. ज़ाहिर है इसमें इस दौरान एक टाइम ऐसा भी आया जब पाकिस्तान की फीफा सस्पेंशन थी, तो हम किसी भी किस्म की फुटबॉल जो है वो नहीं खेल सकते थे. लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ बेबी स्टेप्स लेता हुआ, इवन दो PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अपने मसाइल अपनी जगह हैं. आपको शायद पता होगा कि अभी हाल ही में पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने जो है वो जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो हेड ऑफिस है, जिसको फुटबॉल हाउस कहा जाता है, उसको एक बार फिर से खाली करवा लिया है. PFF को बोला चलो भागो यहाँ से, बिकॉज टैक्स के पैसों का मामला जो है वो चल रहा है. लेकिन हुआ ये है कि ऑन द फील्ड पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कल बड़ी यादगार रही, और पाकिस्तान ने अपने से कहीं ज्यादा बेहतर रैंकिंग वाली टीम कंबोडिया को जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के प्री क्वालिफिकेशन मरहले के मैच में शिकस्त दी. 1-0 से 2 लेग्स पर मुहित ये मुकाबला, जिसमें पाकिस्तान ने कंबोडिया में जो उनके दारुल हुकूमत नॉमपेन में मैच हुआ था वो 0-0 से बराबर करने के बाद कल 1-0 से कामयाबी हासिल की. और सेकेंड हाफ में पाकिस्तान के हारून हमीद के गोल की बदौलत जो है वो पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हुआ. कल बहुत बड़ी तादाद में जो शायकीन थे वो मौजूद थे ये मैच देखने के लिए.
और हमारे लिसनर्स का भी मैसेज आया, 2 बच्चे जो हैं वो लोग भी मैच देखने कल गए हुए थे और डेफिनेटली कल उनको मजा आया होगा बहुत ज्यादा और अपने सामने हिस्ट्री उन्होंने बनती हुई देखी होगी, बिकॉज पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के किसी भी मैच में पहली बार कामयाबी हासिल की है. और पाकिस्तान ने जो ये कामयाबी हासिल की है इसके बाद वेल वी विल बी प्लेइंग विद द बिग बॉयज ऑफ एशियन फुटबॉल. पाकिस्तान अब जिस ग्रुप में है, ग्रुप जी में, फॉर द मेन क्वालिफिकेशन राउंड, उसमें पाकिस्तान का मुकाबला सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और उसके अलावा ताजिकिस्तान के साथ होने वाला है. और पाकिस्तान का ये मुकाबला जो इन 2 मुल्कों के साथ होगा, नेचुरली ये होम एंड अवे की बुनियाद पर जो है ये मैचेस होंगे. और होम और अवे की बुनियाद पर होने वाले इन मैचेस में जाहिर है पाकिस्तान विल बी होस्टिंग देयर मैचेस इन इस्लामाबाद. और इसका आगाज जो है वो 16 नवंबर से होगा और 16 नवंबर को जो है वो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के खिलाफ, वर्ल्ड नंबर 56 टीम सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो है वो मुकाबला कर रहा होगा. सो लेट्स मेंटली प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर अ बिग डिफीट ऑन दैट डे. हाउएवर, हमारे खिलाड़ियों के लिए ये कितनी बड़ी लर्निंग होने वाली है. असल जो गेम है वो ये है, आप जानते हैं पाकिस्तान के नए फुटबॉल कोच आए हैं, बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले, इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले स्टीफन कॉन्स्टेंटीन. और उनका ये दूसरा ही मैच था और दूसरा ही मैच में अभी तक ही इज अनबीटन बाय द वे. पहला मैच उन्होंने ड्रॉ किया, दूसरा मैच जो है पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ, लेकिन अब कड़ा इम्तिहान होगा. ही हैज गॉट 1 month टू प्रिपेयर फॉर इट, फॉर दिस बिग मैच अगेंस्ट सऊदी अरेबिया. पाकिस्तान की फुटबॉल की तारीख के ये बड़े मैचेस में से एक मैच होने वाला है. तो सऊदी टीम भी जो है वो पाकिस्तान मैच खेलने आएगी. फिर हम अमान भी जाएंगे एंड द जॉर्डेनियंस एंड ताजिकिस्तान एंड दे विल कम. सो इट्स गोना बी लॉट्स ऑफ फुटबॉल फॉर पाकिस्तान टीम. छोटी टीमों के साथ जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और एक बहुत बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि दे डोंट गेट टू प्ले अ लॉट ऑफ फुटबॉल. उनको बहुत ज्यादा मैचेस मिलते नहीं है. लेकिन इस क्वालिफिकेशन राउंड में पहुंचने के बाद पाकिस्तान बेसिकली 2 क्वालिफिकेशंस के लिए खेल रहा होगा. 1 फॉर द वर्ल्ड कप और उसके अलावा जो कि आप जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में होने वाला है अगला वर्ल्ड कप, और उसके अलावा जो एशिया कप है उसके लिए भी पाकिस्तान जो है वो क्वालिफिकेशन के मैचेस जो है वो खेल रहा होगा. सो कोई 12 पाकिस्तान को जो है वो अगले कोई 1.5-2 साल में जो है वो मैचेस गारंटीड अब मिल गए हैं. सो जरा गुड लक टू दिस पाकिस्तान टीम एंड या एक्सीलेंट, वेल डन. और अल्लाह करे हमारी फुटबॉल फेडरेशन के भी जो अपने मामलात हैं जरा निमट जाएं और अल्लाह करे कोई कॉर्पोरेट यार, कोई घुसे यार, कोई आके सपोर्ट करे, कोई पाकिस्तानी कंपनी आ जाए यार, कोई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है यार. वो 10-15 करोड़ रुपए दे दोगे वो बेचारे खुश हो जाएंगे इस पे. लेकिन आगे तो बढ़ो, कोई कंपनी लगाए तो पैसे यार. करते ही नहीं है यार. हमारे जो लोकल बिजनेसमैन है नहीं सपोर्ट करता स्पोर्ट्स को यार. बट खैर चलें जी, बात करते हैं आप क्रिकेट के हवाले से. व्हाट ए बिग अपसेट यस्टरडे. वर्ल्ड क्रिकेट में जो है वो बहुत बड़ा जो है वो ये अपसेट हो गया है और ये अपसेट हुआ है. नेदरलैंड्स ने एक बार फिर से साउथ अफ्रीका को हरा दिया. पिछले साल अगर आपको याद हो T20 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी और इस बार उन्होंने इनको शिकस्त दे दी है इन द 50 ओवर वर्ल्ड कप एज वेल. पहले बैटिंग करते हुए 43 ओवर तक महदूद ये मैच नॉट द नेदरलैंड्स पुट अप अ वेरी वेरी गुड टोटल ऑन बोर्ड 245 फॉर 8 और उनकी जानिब से सबसे बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया उनके कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने, जो इनके विकेट कीपर भी हैं. 69 गेंदों पे उन्होंने 78 रन बनाए. आखिर में अच्छी सपोर्ट मिली, यानी कि हाईएस्ट रन गेटर तो ऑफ कोर्स स्कॉट एडवर्ड थे ही थे, लेकिन सेकंड और थर्ड हाईएस्ट रन गेटर वर द बैट्समैन नंबर 9 and 10 रोलोफ वैन डर मर्वे, जो कि खुद साउथ अफ्रीका के लिए खेल चुके हैं. 29 रन उन्होंने बनाए 19 गेंदों पे. इसके अलावा आर्यन दत्त के 9 गेंदों पे 23 रन 3 छक्कों की मदद से. बहुत जबरदस्त सपोर्ट इन दोनों जो है वो अपनी टीम को दी. 2 विकेटें हासिल की लुंगी अंगीडी, मार्को येंसन, कगिसो रबाडा ने, और जराल्ड कोट्जी और केशव महाराज गॉट 1 विकेट ईच. जवाब में साउथ अफ्रीका वेल ऑनेस्टली दे नेवर गॉट गोइंग. विकेटें अपनी तवातुर के साथ वो लूज करते रहे. 4 विकेटें गिरी जब रासी फैन डर ड्यूसन आउट हुए 44 रन के स्कोर पर. उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप 54 रन की रही बिटवीन हेनरिक क्लासन एंड डेविड मिलर. और लेकिन उसके बाद डेविड मिलर कुछ फाइट जरूर पुट अप कर रहे थे, लेकिन ही जस्ट कंटिन्यू
रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स और उनको फिर जो है वो फैन बीक ने जो है वो बोल्ड किया थ्रू, वो पुल करने गए थे मेरे ख्याल से, इफ आई रिकॉल करेक्टली, और ठीक से कर नहीं पाए और उनको वहां पे उन्होंने बॉल जो है वो मिस कर दी. तो बहरहाल जी 3 विकेटें हासिल की लोगन फैन बीक ने. पॉल फैन मीकरन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया. रोलफ फैन डे मर्वा गॉट 2 एंड बास्टिलीडा गॉट 2 विकेट्स एज वेल. ये आपने देखा कल वो एक ट्वीट आया हुआ, देखिए शेयर किया हुआ है उसका, पॉल फैन मीकरन का, कि ही यूज्ड टू डिलीवर, वो उबर ईट्स डिलीवर किया करता था और फिर बहरहाल जी डच टीम में खेले और दे आर डूइंग प्रीटी गुड. सो बहरहाल अब इस फतह का जो फायदा हुआ है वो ये हुआ है दैट दे हैव मूव्ड अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टेबल. इस वक्त तमाम टीमें जो हैं वो अपने 3-3 मैचेस खेल चुकी हैं. श्रीलंका इज एट द बॉटम ऑफ द टेबल, 3 मैचेस 3 डिफीट्स. इंडिया 3 मैचेस 3-1. न्यूजीलैंड 3 मैचेस, तीनों में कामयाबी हासिल की, 6-6 पॉइंट इनके हैं. साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के 4-4 पॉइंट हैं. ये नंबर 3 और नंबर 4 टीम है. उसके बाद इंग्लैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स एंड श्रीलंका. जरा पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करते हैं जी. बेंगलुरु पाकिस्तान टीम को रास नहीं आ रहा है बिकॉज पाकिस्तान टीम में काफी सारे खिलाड़ियों को वायरल जो है वो उसका एक फीवर का शिकार हो गए हैं. और अब्दुल्ला शफीक के बारे में कहा यह जा रहा है दैट ही स्टिल इन क्वारंटीन में उनको रखा हुआ है. और several players have flu and high fever and most of them are understood to be on the mend. यानी खिलाड़ियों की सिचुएशन बेहतर हो रही है लेकिन फिर भी ये परेशान कुन बात है, ये खिलाड़ी हमारे जो हैं वो ठीक से तैयारी नहीं कर पाए. अब्दुल्ला शफीक इज करंटली इन क्वारंटीन. और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील, जमान खान have also been affected. उसामा मीर was also unwell with flu. और कहते ये हैं कि जी जब पाकिस्तान जो है वो इंडिया से खेल रहा था उसी वक्त उसामा मीर जो है वो बीमार थे. कहते ये हैं अफरीदी इज गोइंग टू बी फिट फॉर पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट गेम फ्राइडे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. और ये ESPN क्रिकेट इन्फो का रिपोर्ट करना, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि किसी भी खिलाड़ी को जो है वो डेंगी का जो है वो कोई सिम्टम नहीं है. ठीक हो गया. चलें जी, PCB ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है some players got fever in the past days and most of them have fully recovered from it. तो ठीक है जी, अल्लाह मालिक है जी. पाकिस्तान टीम जो है वो इतवार से बेंगलुरु में मौजूद है और परसों पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया. चलें जी, आज के मैच के हवाले से बात करें. आज मैच नंबर 16 होने वाला है जिसमें ये मैच चेन्नई में होगा, जिसमें न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान के साथ होगा. एंड एज आई सेड अर्लियर, ये मैच ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी काफ़ी गौर से देख रहे होंगे बिकॉज अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को जो अपना मैच खेलना है वो इसी मैदान में खेलना है. चलें जी, आपको अभी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज सजाद अली विद व्हाट अ स्मूथ song this is. I mean, जिंदगी ला 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 ला. इसकी वजह से पीछे जो गिटार रिफ चल रही है, अजीब सी बात मैं करूंगा लेकिन पता नहीं बहुत सारे लोग को शायद समझ में ना आए, लेकिन इट्स वेरी सिमिलर टू वन सॉन्ग कंपोज्ड बाय R.D. बर्मन फ्रॉम द मूवी गोलमाल. द टाइटल सॉन्ग गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है. उसकी जो गिटार रिफ पीछे चल रही है ना, एक सर्कुलर सी आपको एक रिफ सुनाई दी जा रही होगी गिटार की. इट्स एक्चुअली वेरी सिमिलर टू दैट, वेरी सिमिलर. सुनूंगा दोबारा से वो सॉन्ग. बहरहाल चलें जी, ग्रेट. Hope you guys are doing fine. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम भी ट्यून इन किया. This is that time of the show when I try to catch up on your very educating and learning tweets. और आज देखते हैं जी, जुल्फी कहते हैं since crossing motorway mode have seen 4 dumper trucks with PTI flags moving in capital territory with PTI with the flags. Guts हैं भाई, वाकई guts है आजकल के दौर में, बड़ी बात है जनाबे वाला. और क्या सीन है? There is a video on social media with umpire hinting for the review. नहीं, I don't think the umpire is hinting for the review. The umpire is simply saying कि मुझे लग रहा है कि ये हाथ से लगा है. तो या अपना वो बात बता रहा है. नुमान खालिद कहते हैं the PMLN leader was असदुर रहमान, ex-MNA and brother of Justice रामदे. अरे बाप रे, हाँ जस्टिस रामदे, खलील रहमान रामदे, आई रिमेम्बर यार. इफ्तिखार चौधरी के दस्ते रास्त हुआ करते थे. यानी ये जो जन्नत में पहुंचाने वाले, जन्नत रेजिडेंस में पहुंचाने वाले जो साहब तकरीर कर रहे थे, वो फॉर्मर MNA असदुर रहमान, खलीलुर रहमान रमदे के भाई. यार क्या लेवल है वैसे, कसम से यार क्या लेवल है. अच्छा, इस पे कोई हमारे हजरत दामन बरकातुहू जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनका कोई बयान नहीं आएगा कि यार किस तरह की बातें कर रहे हो यार.
इफ्तिखारुल हसन कहते हैं जन्नत रेजिडेंस में चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए जाएंगे. कहाँ यार, इस वक्त तो जन्नत रेजिडेंस ही है जनाबे वाला. और क्या सीन है? उमर फारूक कहते हैं सर व्हाट इज बाबर्स रोल इन द टीम एज अ प्लेयर? वर्स्ट कैप्टन, एवरेज फील्डर एंड सेल्फिश बैट्समैन. Bear in mind that Pakistan reached World Cup 2020 semi-final without any of his batting heroics. Babar is good for the game of cricket cause of lovely shots but not good for Pakistan cricket team. ओए होए होए, ये वक्त आ गया है, ये वक्त आ गया है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. Dear HPL, do your sports. PSL is an excellent example. But I agree as well that some corporates do come in front to patent football. देखो यार, HBL with all due respect to them, they have done the way, they have literally owned the PSL name. That is so cool. मैं क्रिकेट की तो बात, अबे क्रिकेट में तो कोई भी आने को तैयार हो जाए. आपको लगता है कि HBL क्या एक वाहिद है जो कि बिड करता है PSL के टाइटल के लिए? कोई भी छोटी सी फ्रेंचाइज, हमारी सबसे कमजोर फ्रेंचाइज कौन है पाकिस्तान की? कोयटा ग्लैडिएटर्स हारती है हमेशा, आपको पता है. वो उनकी जरा कमीजों पे आपने कभी लोगोज देखें कितने सारे? कभी आप देखें कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन कोयटा ग्लैडिएटर्स की आएगी, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स दैट दे हैव, द नंबर ऑफ पार्टनर्स, द कॉर्पोरेट पार्टनर्स दैट दे हैव, जस्ट काउंट दैट आउट. आई मीन आई थिंक इट टचेस डबल फिगर्स और व्हाटएवर. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दीज कंपनीज वुड बी कमिंग आउट एंड सपोर्ट द पाकिस्तान रेसलिंग टीम और मे बी द पाकिस्तान बॉक्सिंग टीम और मे बी द पाकिस्तान फुटबॉल टीम फॉर दैट मैटर? यार अभी रिसेंट टाइम में सिर्फ एक हमारे पास नॉलेज है, एक हमारे पास एग्जांपल है. एंग्रो कॉर्प ने जो है वो वॉलीबॉल टीम को सपोर्ट किया था पाकिस्तान की, किया है, अभी भी दे आर सपोर्टिंग इट. सो क्रिकेट में तो कोई अगर कंपनी पैसा लगा रही है तो इट्स अ नो ब्रेनर यार. और हमारे पास एवेन्यू बचा क्या है? मैं तो उसके अलावा स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ. ये वो है जो कि शायद आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग आप जज्बा हुब्बुल वतनी से ही कर सकते हैं. इंडिया में आप देखिए जो नीता अंबानी है, उसने ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए इंडिया में क्या काम किया है. आप ये देखिए सिंगल हैंडेडली अभी IOC का जो इजलास हुआ है जिसमें क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया गया है, वो इजलास मुंबई में हुआ है. द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर हैज बीन अनबिलीवेबल व्हेन इट कम्स टू नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स एज वेल. अगर आपको याद हो, इंडिया में एक जमाने में Formula 1 रेसिंग हुई थी. उन्होंने वहां नोएडा में बुद्ध सर्किट बनाया था, वो JP टायर वालों ने बनाया था पूरा यार. जमीन उन्होंने दे दी थी मायावती ने, उधर यूपी की जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर होती थी मेरे ख्याल से शायद उसने ही दी थी. और बाकी पूरी की पूरा खर्चा जो है वो JP टायर्स वालों ने किया था. तो यार ये बहुत फर्क पड़ता है यार कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप से. हर चीज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, हर चीज जो है वो हम हुकूमत की तरफ क्यों देख रहे होते हैं? अब मलिक रियाज इतना अमीर आदमी यार, इतना अमीर आदमी, इतना अमीर, अनबिलीवेबली अमीर आदमी होगा यार. वो उनको खुद भी नहीं पता होगा कि मेरी टोटल वर्थ क्या है. लेकिन नहीं, वो खेलों को नहीं करते सपोर्ट यार. बट बहरहाल क्या कहा जा सकता है. चलें जी. ऑलराइट देन वी हैव गॉट, नुमान कहते हैं सीम्स MBS bro is caught completely off guard. Iran, Qatar with Palestinian neighbors, Egypt, Jordan, Syria and Lebanon showing their position in the Middle East conflict. Saudi on geopolitical map of Middle East is a player limited only to Arabian Peninsula. सर आप थोड़ा हल्का ले रहे हैं MBS को. अंदर खाने MBS की कोई गेम चल रही है और कभी ना कभी वो अपने कार्ड्स शो करने वाला है, याद रखिएगा ये वादा. इतना आहिस्ता नहीं, हल्का नहीं ले इतना ज्यादा यार, मुझे ऐसा लगता है. किसी आगे बढ़ते हैं. और क्या अदील भाई, आजकल तो हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ डेंटल डॉक्टर का क्लिनिक ही बचा है जहां पे आप आजादी से पूरा मुंह खोल सकते हैं. ओके, यूसुफ नवाब कहते हैं सही कहा यार, वैसे ये बात तो है. ऑलराइट, और क्या सीन है? फरहान रजा कहते हैं भाई अमूल लोगो ऑन साउथ अफ्रीकन टीम एंड अफगानिस्तान टीम एज वेल. इज अमूल ऑपरेटिंग इन दोज कंट्रीज और जस्ट बिकॉज दे आर प्लेइंग इन वर्ल्ड कप एंड इंडियन प्लेयर्स स्पॉन्सरशिप इज कॉस्टली? आई डोंट थिंक अमूल हो सकता है. अमूल इज अ बिग कंपनी, इट कुड बी इन अफगानिस्तान, इट कुड बी इन साउथ अफ्रीका, बट मेरा ये ख्याल है दैट दीज एडवर्टाइजमेंट्स आर मोस्टली टारगेटेड टुवर्ड्स द इंडियन ऑडियंस. मेरा ख्याल है नॉट एग्जैक्टली दे आर टारगेटिंग टुवर्ड्स दोज पीपल बिकॉज इंडियन कंपनियों का स्केल अप इतना बड़ा हो गया है. They've got such huge marketing budgets now that they can easily go out and sponsor world event. आपको पता है फीफा में बाइजू वगैरह, बाइजूस ने तो अपना मट्टी पलीत कर दी, खर्चा कर करके तबाही के दहाने पे है वो कंपनी इस वक्त. लेकिन ये जो है
आपका इंडियन कंपनीज जो हैं ये जाके ज़ाहिर स्पॉन्सर कर रही हैं बिकॉज उनको सिंपली फाइंड इट प्रीटी चीप मैन. कम ऑन, आई मीन इंडिया में एक फ्रेंचाइज को स्पॉन्सर करो, उससे सस्ती स्पॉन्सरशिप मुझे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की मिल रही होगी फॉर द वर्ल्ड कप. व्हाई नॉट? अफगानिस्तान तो और ही सस्ता होगा. ब्रांड मैनेजर चाहता क्या? विजिबिलिटी, आई वॉल्स, वॉचिंग देयर ब्रांड्स, दैट्स इट. Alright, that was Noori with Sada Jeeve. And that was, of course, Manwari. Hope you guys enjoyed that song. Good morning, इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. 8:40 हो चुके हैं. और अब से 1-2 दिन पहले हमारे दोस्त आई थिंक हसनैन ने मुझसे सवाल पूछा था कि आदिल भाई प्लीज टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रफा क्रॉसिंग. और इसका काफी ज्यादा जो है वो जिक्र आ रहा है. तो मैंने ठीक है, वो कल मैंने बाद में मैसेज देखा तो मैंने कहा चलें आज इस टॉपिक को जो है जरा हम टच कर लेते हैं अगले 4 मिनट में जो हमारे पास मौजूद हैं बिफोर वी हेड टुवर्ड्स अनदर ब्रेक. सो आपको इन कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ हो गजा की पट्टी के हवाले से, सो गजा की पट्टी जो है वो 2 मुल्कों से बेसिकली 3 जगहों से सराउंडेड है. उसके मशरिक में और उसके शुमाल में, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 3 तरफ से जो है ना ये इसराइल से घिरा हुआ है. एक छोटी सी इसकी साहिल है, साहिल समंदर है जो कि बहरा रूम या मेडिटेरेनियन सी जिसको कहा जाता है वो लगता है. और एक तरफ एक बहुत ही छोटी सी बॉर्डर शेयर करता है विद इजिप्ट. और इनके 2 बेसिकली ज़मीनी रास्ते हैं जो कि इसराइल की तरफ से खुलते हैं और एक ज़मीनी रास्ता जो है वो इजिप्ट की तरफ से खुलता है. और जो समंदरी रास्ता है उसकी मुकम्मल तौर से इसराइल की बहरिया ने जो है वो नाकाबंदी की हुई है. सो नो शिप कैन कम एंड गो नियर गजा. अब बात करते हैं कि जो इसराइल के जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो तो उन्होंने बंद किए हुए हैं बिल्कुल. और आपको पता है कि उनमें से एक जो बॉर्डर क्रॉसिंग थी वो एग्जैक्टली वही जगह थी कि जब हमास ने 7 अक्टूबर को हमले किए थे इसराइल के ऊपर, तो उनका जो मेन फोकस था वाज एक्चुअली ऑन वन ऑफ दोस क्रॉसिंग. वहीं से उन्होंने जो है वो जगह बनाई थी और वहीं से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था, दाखिल हुए थे वो इसराइल में. जो रफा की बॉर्डर है, अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि यार इजिप्ट तो यानी मिस्र तो हमारा फेलो इस्लामिक मुल्क है, वो आखिर ये क्यों जुल्म कर रहा है अपने फलस्तीनी भाइयों और बहनों के ऊपर और इस बॉर्डर क्रॉसिंग को जो है वो क्यों नहीं खोल देता. तो इसके लिए आपको जरा इजिप्ट के कुछ उनके प्रेडिकमेंट्स या उनके कुछ मसाइल जो है वो समझने पड़ेंगे. इजिप्ट वैसे भी कोई बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक तो अब नहीं लगता पिछले कुछ दहाइयों से ऑन दिस पैलेस्टीनियन इशू, स्पेशली आफ्टर द कैंप डेविड अकॉर्ड. अगर आप जाएंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि उनका स्टैंड जो है वो काफी ज्यादा बदल गया है तमाम मामला के ऊपर. लेकिन इस इजिप्ट को डर क्या लगता है? इजिप्ट को डर ये लगता है कि अगर उन्होंने इस रफा क्रॉसिंग को जो है वो खोल दिया मुकम्मल तौर से, तो तकरीबन कोई 1 मिलियन से 1.5 मिलियन जो लोग हैं, वो फलस्तीनी लोग जो हैं, वो इसराइल में आके बस जाएंगे. और इजिप्ट भी कोई इतना अमीर मुल्क तो है नहीं, उनके लिए इतने सारे लोगों को अपने मुल्क में पनाह देना जो है वो मुमकिन नहीं होगा. पॉइंट नंबर 1. दूसरा, इजिप्ट को ये डर लगता है कि ऐसा ना हो कि जिस तरह फलस्तीनी लोग यहाँ पर आएंगे, जो इंतहा पसंद तंजीमें जो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट व्यू रखती हैं इस पूरे मामले का अमेरिका के हवाले से, बिकॉज आप जानते हैं इजिप्ट बहुत ही करीबी अमेरिकन जो है वो हलीफ है और उनका बड़ा सपोर्टर रहा है, अमेरिकन इंटरेस्ट का बड़ा कस्टोडियन रहा है इन दिस रीजन. कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के लिए नफरत रखने वाली तंजीमें, जिसमें ऑफ कोर्स हमास शामिल है, जिसमें इस्लामिक जिहाद शामिल है, जिनकी गजा में प्रेजेंस है, उनके बहुत सारे लोग जो है वो इजिप्ट में दाखिल ना हो जाएं. और इजिप्ट में दाखिल होने के बाद वो कहीं यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो हैं, जैसा कि होता रहा है, वो शुरू ना हो जाए. होता क्या रहा है, इजिप्ट का जो हिस्सा गजा के साथ लगता है उसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, यानी जज़ीरा नुमाए सीना, जहाँ कोई सीना और ये सारी बातें आप जानते हैं, हिस्टोरिकल ये प्लेसेस हैं. यहाँ पे एक मूवमेंट रही है, यहाँ पे अलकायदा का इन्फ्लुएंस रहा है, यहाँ पे दाइश का रिसेंट टाइम्स में जो है वो इन्फ्लुएंस रहा है. इनफैक्ट एक बड़ा मशहूर टूरिस्ट रिजॉर्ट है इस जगह पे जिसको शर्म अल शेख कहा जाता है. वहाँ पे शर्म में जो है वो कुछ इस तरह के टेररिस्ट हमले जो हैं वो हो भी चुके हैं. सो इजिप्ट को ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो ये मुकम्मल तौर से बॉर्डर क्रॉसिंग खोल देता है तो इतना बड़ा इन्फ्लक्स फलस्तीनियों का हो जाए. और ये भी बात आपको याद रखनी है, जो बहुत अफसोसनाक और बहुत ही परेशान कुन बात है, वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक और मैस एक्सोडस ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल होने वाला है लाइक द 1948 नकबा, कि वो लोग जब अपने घरों को छोड़ के जाएंगे
तो फिर वो कभी वापस नहीं जा पाएंगे. इसराइल उनको एक बार फिर से गज़ा में जो है वो वापस नहीं जाने देगा. और इजिप्ट को डर ये लग रहा है कि ये लोग कहीं परमानेंट तौर से इनके मुल्क में मुकीम ना हो जाएं. देखिए, अब ओपन बॉर्डर का तो दौर रहा नहीं है. ये जो पनाह गुज़ीर वाला मामला है, ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर जो है वो बन गया है. और इसकी सेंसिटिविटी इतनी है कि आपको पता है कि इसकी बुनियाद पर हुकूमतें बन और गिर रही होती हैं अब तो यूरोप में. बिकॉज यूरोप में भी एक जमाने में बड़ी तादाद में उन्होंने पनाह गुज़ीरों को आने दिया था. पाकिस्तान की हम अपनी बात करें, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट वी मेड इन द पास्ट 45 years इस जो हमने अफगानिस्तान के पनाह गुज़ीरों को, वहाँ के मुहाजिरीन को हमने आने दिया था विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस. I mean that changed the entire social fabric of our society. So इनको भी ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ही ना हो कि इजिप्ट के साथ जो है ये मसाइल हो. इसलिए इजिप्ट जो है वो इस पट्टी को खोलने को तैयार है फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड. किसी को अगर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर चीज़ें लानी है, जितने भी काफिले आ रहे हैं, जो भी आपको देखें, जो भी चैरिटी, बहुत सारी पाकिस्तानी चैरिटीज़ जो हैं वो भी एक्टिवेट हो गई हैं, पैसे जमा कर रही हैं. वो जो भी सामान लेकर जा रही होंगी वो इसी रफा क्रॉसिंग के थ्रू ही इस गज़ा में जो है वो लेकर जा रही होंगी. इजिप्ट इसके लिए तैयार है. इसराइल इसकी इजाज़त नहीं दे रहा. वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी इमदादी सामान इजिप्ट से आया तो वो उसको उड़ा देंगे, वो बम मार के. अब तो इजिप्ट ने आज अपना, माफ कीजिएगा, इसराइल ने, तो वैसे ही वैशी जानवर लोग तो हैं वो, लेकिन उन्होंने अपने भी स्टैंडर्ड के लिहाज से कल रात अपने आप को इतनी पस्ती में वो ले गए कि अब तो आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यानी अस्पताल पे हमला करके सैकड़ों लोगों को जो है वो मासूम लोगों को मार देना. ऐसी ऐसी खौफनाक तस्वीरें इस वक्त टाइमलाइन पर मेरी आई हुई हैं एक्स की कि लिटरली आपके हाथ कांप जाएं, आपको पसीना छूट जाए ये चीज़ें देख करके. यार ये क्या इंसानियत की तजलील हो रही है यार. इतनी सस्ती जिंदगी इन लोगों की हो गई है और कोई इसराइल को कुछ कहने वाला नहीं है. हमें पता है जी, ईरान की कल एम्बेसी ने, सुना है जो एम्बेसी इन सीरिया ने कल ट्वीट कर दिया योर टाइम इज अप. आई मीन ये सारी बातें हम मुसलमान कर लेंगे. कल खामनई साहब ने काफ़ी बातें कर ली. सुना है जी कि मशहद में मज़ार के ऊपर जो है वो एक सिया झंडा लगा दिया गया है विच कॉल्स फॉर वॉर, जो कि एक वॉर, मुझे नहीं पता कितना ये असल में इतनी चीज़ें फेक भी इंटरनेट पर आती हैं तो आपको पता नहीं होता. तो ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली क्या होने वाला है वी डोंट नो. लेकिन इतनी बेबसी यार, कुछ भी नहीं कर सकते यार, क्या करें यार. एनीवे, चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग. अच्छा जी, अरशद गुमरो साहब कहते हैं, सीन अ वीडियो ऑफ तारिक रोड इन सर्कुलेशन वेयर अफगानी शॉपकीपर्स आर फायरिंग एट पुलिस. हाँ, वो सुना है जी, कल पुलिस ने कोई छापा मारा था, पुलिस और रेंजर्स ने वहाँ पे. आपको पता है एक तारिक रोड कराची का एक मेन कमर्शियल एरिया है, भाई के घर करीब भी है काफी. वहाँ का एक एरिया है जो कमर्शियल एरिया कहा जाता है, जहाँ पे ज्यादातर आपको जो है ना वो, आप उस गली में दाखिल होंगे ना, आपको वो ऐसा लगता है दैट एरिया कहीं से ला के उठा के कहीं केपी वगैरह से या कहीं कोई उसी जगह से ला के जो है ना वहाँ बैठाया जाए. वहाँ पे मोस्टली पीपल स्पीक पश्तो, सो यू कांट डिफरेंशिएट बिकॉज पश्तो हमारे समझ में नहीं आती, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि यार ये कौन सा वाला एक्सेंट है, ये हमारी तरफ वाला पश्तो का एक्सेंट है या कोई अफगान वाला एक्सेंट है. वी कांट डिफरेंशिएट. सो हमारे लिए तो वो सब हमारे पठान भाई हैं. लेकिन वहाँ हमेशा सुना यही था कि यार यहाँ पे बड़ी तादाद में ये बेसिकली अफगान हैं जो कि पाकिस्तानी बनकर रहते हैं इधर. तो कल जरा वहाँ छापा मारा, आपको पता है इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है. अरे क्या वो छापा मारते उल्टा पुलिस पर छापा पड़ गया. सुना है वहाँ पे उन्होंने निकाले अपने हथियार. अभी बताता है तुमको, हम धर उन्होंने फायरिंग शुरू की. पुलिस ने कहा यार वो बाकी है वहां से, वो यही वाला सीन है. एनीवे जी, हैव यू डिस्कस्ड अबाउट न्यूजीलैंड इलेक्शन? जमील अशरफ साहब, सर मैंने कल थोड़ा सा इसका जो है ना वो डिस्कस कर लिया था और कल इस पे बात हो गई थी. इसके अलावा नवाब साहब क्या कहते हैं, यूसुफ नवाब कहते हैं, नूरी की भी एक अलग ही क्लास थी अदील भाई. मनवारे, हाँ नूरी ने गाने नहीं, नूरी अभी भी यार जो उन्होंने आखिर तक कोक स्टूडियो में गाने बनाए, मैं तो बहुत चलाता हूँ अपने प्रोग्राम में, बेहतरीन काम उन्होंने किया. Nuri band was formed in 1996. Manware was released in 2003, 20 years ago. Manware was released नहीं सर, Manware 2003 में रिलीज ही नहीं हो सकता. Manware तो मेरे IBA के दिनों में रिलीज हुआ था, मैं तो 2002 तक IBA में था, तो हमारे IBA के टाइम पे था वो. राहिल कहते हैं, बेनफीका सेटिंग अप कोचिंग सेंटर इन कराची, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान फुटबॉल. यार ये हमने थोड़े अरसे पहले भी ये बातें सुनी थी कि फलाना क्लब यहाँ एक कुछ खोल रहा है, फलाना क्लब कुछ खोल रहा है, कोई लाहौर में खोल रहा है, कोई किसी क्लब की एकेडमी उधर खुल रही है, इधर खुल रही है. यार
सोचें यार, हम लोग की ना यार लॉबिंग बहुत खराब है. जाहिर है जब ऐसी लुल बशीर किस्म के लोग चला रहे होंगे मुल्क, तो अभी अजीब सी कहानी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में तो हमारे यहाँ कोई चलाने वाले जो लोग हैं उन्हें पता नहीं स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता भी या नहीं है. एक अंकल हैं जो कि 25 साल से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं वो चीज़ें. और मैं भी जिन फेडरेशन के लोगों से मिला हूँ, जितने लोगों से, बड़े हाईली अनइम्प्रेसिव पीपल एंड आई डोंट नो अबाउट इट. बट बहरहाल तो बेनफिका इज अ पोर्चुगीज फुटबॉल क्लब, और वो कराची में जो है वो एक अपना कैंपस जो है वो सेटअप कर रहे हैं. और कर लें जी, बहुत अच्छी बात है और कुछ इसका भलाई हो जाएगा हमारे शहर का. लेकिन इससे पहले भी मैं ये बोल रहा था कि जो हमारे फजूल से लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है यार पाकिस्तानी नजाद शाहिद खान जो है, ही इज द ओनर ऑफ फुलहैम फुटबॉल क्लब. उससे भी जाके बात की जा सकती है कि यार शाहिद खान, यार तेरे तल्लक लाहौर से है यार, अपने शहर में अकेडमी नहीं खुलाएगा. तो फुलहैम तो आपको पता है वैसे भी आजकल जरा थोड़ी सी ना सरप्राइज दे देती है वो टीम ना, वो कभी कभार. तो अच्छा है यार, कम से कम एक फुटबॉल क्लब तो छोटी सी अकेडमी खोल लें यहाँ पे. यार होने को बहुत कुछ हो सकता है यार, होने को बहुत कुछ हो सकता है. इंटेंशन होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान हमारे पास हो. क्यों नहीं आएंगे यार? आई मीन इट्स अ ह्यूज कंट्री यार. सो बहरहाल थैंक यू सो मच राहील फॉर शेयरिंग दिस वीडियो. एंड इसके नीचे अच्छा जी मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये रीट्वीट कर देता हूँ. देखिए जी, कुछ भला हो पाकिस्तानी फुटबॉल का. हमारे दोस्तों का एक फुटबॉल ग्रुप है, उसमें इस वक्त बात चल रही है. फैसल मुकीद कहते हैं फैनी कॉर्पोरेट, ये थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था पाकिस्तान में द लिमिटेड रोल ऑफ कॉर्पोरेट्स, जो हमारे लोकल कॉर्पोरेट है. मैं मल्टीनेशनल्स की बात नहीं कर रहा, उनके ज़ाहिर अपने अलग उनके वो होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. लेकिन जो हमारी लोकल कॉर्पोरेट्स हैं वो भी हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्स में खास किरदार अदा नहीं करते, एक्सेप्ट फॉर क्रिकेट ऑफ कोर्स. सिर्फ मैंने कहा कि एंग्रो कॉप का मैं बार बार नाम लिया जा रहा हूँ, उन्होंने पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के साथ जो है वो साइन अप किया हुआ है. मुझे नहीं पता वो कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है और कब तक चलेगा, बट स्टिल दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड. बट फैसल कहते हैं if any corporate want to do anything good for Pakistan football, then it should be support for the formal league football. We do have some sort of club football here, so we have a sort of football. In fact मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे क्लब्स की स्क्रूटनी अभी रिसेंट टाइम्स में जो है वो हुई है, बिकॉज फीफा ने जो पाकिस्तान की सस्पेंशन खत्म की थी नॉर्मलाइजेशन कमेटी एक केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह है. इनका जो बुनियादी काम है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है. बाकी सारी चीजें तो हो रही हैं, वो अपनी जगह हो रही हैं. फीफा की सपोर्ट है पाकिस्तान को इस वक्त काफी बिकॉज ऑफ दिस एनसी. सो इनका काम इलेक्शन करवाना है, और इलेक्शन में कौन वोटिंग डालते हैं? ये फॉर्मल क्लब्स डालते हैं. ये क्लब्स को आप पहले स्क्रूटनाइज करते हैं कि इसमें जाली क्लब कौन से हैं, असली क्लब कौन से हैं. ये जब हम टीवी शो किया करते रहे तो उस वक्त उन्होंने पूरा ये जो हारून साहब है इन्होंने पूरा अपना प्लान जो है बताया था कि किस तरह वी प्लान टू टेक दिस फॉरवर्ड. नाउ द सिचुएशन इज दैट प्रॉब्लम ये है कि भाई पीएफएफ की क्रेडिबिलिटी नहीं है इतने अरसे. अगर आपको याद हो 1990s में अ फेमस ब्रांड लाइफ बॉय, लाल कार्बोलिक सोप का नाम, उन्होंने पाकिस्तानी फुटबॉल को स्पॉन्सर किया था. इसके ऐड आया करते थे, अगर आपको ये भी याद हो. वो हमेशा फुटबॉल स्पेसिफिक. बट कहते ये हैं कि यूनिलीवर जो उस वक्त लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान कहलाई जाती थी, they had a very bad experience about this because of the attitude and all of Pakistan Football Federation. ऐसे सांड वहां पे आके बैठ गए थे. आपको पता है कि जिनको हटाना मुश्किल हो गया था. एक बड़े मशहूर सियासतदान भी वहां पे आके बैठ गए थे जो कि जाते ही नहीं थे उधर से, झंग से उनका कहीं सेंट्रल पंजाब से उनका ताल्लुक था, अगर आपको याद हो. मशहूर आदमी का नाम पता है, मैं ले नहीं रहा उसका यार. बट बहरहाल ये है सिलसिला, लंबा डिस्कशन है यार, कभी इस पे जो है वो नेचुरली बात की जा सकती है. बट खैर चलें जी, अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि मैं वक्त आ गया कि आप लोगों से जो है ना वो इजाजत लूं. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. और आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है. आज नून लीग की टीम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची है मियां साहब के लिए आसानियां. पता नहीं इनको हाई कोर्ट जाने का कष्ट क्यों उठाना पड़ रहा है. कोर्ट क्यों नहीं आती? भाई कोर्ट भी तो जेल जाती है ना, तो कोर्ट क्यों नहीं चेंबर आ जाती वकला के? किसी मियां साहब का केस है भाई, अभी लो तुम ये सिलसिला. प्लस आपको पता है मलिक रियाज साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया. उनका भी मजेदार गेम होने वाली. वो कह रहे हैं जी पैसे ही नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता, 460 अरब रुपए कहां से दूं मैं. सो इंटरेस्टिंग सिचुएशन. यस, आज के देखते हैं. बाय द वे मैच आज न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का होने वाला है. ये मुकाबला चेन्नई में होगा. कंडीशंस व्हिच आर गोइंग टू फेवर अफगान्स. कैन दे सेट अनदर, कैन दे रिकॉर्ड अनदर अपसेट टुडे? लेट्स वेट एंड वॉच. चलें जी, कल होती है मुलाकात. अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM